Hello everyone, this is the second lecture for the chapter tissues. This is the topic of content that we are going to cover today. Let's start. Our first heading is animal tissues. इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यूज। तो टिश्यूज के बारे में हमने क्या जाना था कि टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका पर्टिकुलर फंक्शन होता है। इसके अलावा ग्रुप ऑफ जो सेल्स हैं वो सिमिलर भी हो सकती हैं और डिसिमिलर भी हो सकती है, बट मिलके वो एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगी। नाउ on the basis on the basis of the function performed by animal tissues यानी जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं एनिमल टिश्यूज, उनकी बेसिस पे इनको दे कैन बी कैटेगराइज्ड। इनको कैटेगराइज किया जाता है, कैटेगराइज्ड एज। इसके पहले हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था कि प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू होते हैं। फिर पेरिस्टेमेटिक के भी हमने टाइप देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ कि वो किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और परमानेंट टिश्यूज में भी हमने देखा था सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, उसका भी फर्दर कैटेगराइजेशन देखा था। उसी तरह एनिमल टिश्यूज में उन एनिमल टिश्यूज में फंक्शन की बेसिस पे, यानी एनिमल टिश्यू कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया जाता है। तो द फर्स्ट वन इज epithelial tissue, epithelial tissue, okay, and the second one is connective tissue, connective tissue. The third one is muscular tissue, muscular tissue, and the fourth one is nervous tissue. Okay, nervous tissue. अब वन बाय वन करके हम एक हेडिंग उठाएंगे और इसको क्लियर करेंगे कि एनिमल टिश्यू में इपीथेलियल टिश्यू जो होता है इसका क्या फंक्शन होता है। ओके, तो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज इपीथेलियल टिश्यूज। तो इपीथेलियल टिश्यूज जो होते हैं इनको प्रोटेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं, यानी प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, कवरिंग इन एनिमल बॉडीज। ओके, यानी ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है जो कवरिंग या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एनिमल बॉडी के अंदर। या मोस्ट ऑफ द जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज, जो कैविटीज होती हैं बॉडी के अंदर विद इन द बॉडी, ठीक है, वो कवर होते हैं, दैट कवर्ड with epithelial tissue, with this tissue. Okay, दूसरा जो इपीथेलियल टिश्यू होता है एक बैरियर बनाता है, यानी किसी चीज को अगर आप कवर कर दो और यहाँ एक दूसरा ऑर्गन, फॉर एग्जांपल हमने दो ऑर्गन एग्जांपल में लिया, मान लो ये आपका लंग है और ये आपका हार्ट है। अब ये दो टिश्यूज जो हैं, आप दो ऑर्गन्स नॉट टिश्यूज, ये दो ऑर्गन जो हैं आपस में सेपरेट होने के लिए इनके ऊपर इस टिश्यू की कवरिंग है जो इनको दो सिस्टम में डिवाइड कर रहा है। यानी एक ऑर्गन ये हो गया, इसको डिवीजन का काम कर रहा है। ठीक है, एक वॉल जो है वो सेपरेशन का काम करती है, ये पार्ट अलग हो जाता है, ये पार्ट आपका अलग हो जाता है। उसी तरह इपीथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो बैरियर्स का काम करते हैं, दो सिस्टम को डिफरेंट या दो ऑर्गन्स को डिफरेंट बनाते हैं। ठीक है, उनको सेपरेट रखने का काम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इपीथेलियल टिश्यूज के बारे में क्या हो जाएगा, इट फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप different body सिस्टम सेपरेट। ठीक है, बॉडी सिस्टम को सेपरेट करने में इपिथेलियल टिश्यू जो होता है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो एग्जांपल हम क्या दे देंगे, हमारी जो स्किन होती है, स्किन की जो आउटर लेयर दैट इज द इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, माउथ जो हमारा है, द माउथ ईसोफेगस के अंदर, या आप कह दो जो किडनीज होती हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं,
ठीक है। द डक्ट ऑफ द सैलिवरी ग्लैंड और किडनी ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, इन यहाँ पे आपके एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एपिथेलियल टिश्यूज की? कैरेक्टरिस्टिक, इस टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ठीक है, कलर चेंज करके हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक को मेंशन करते हैं। ओके, विजिबल नहीं है ज्यादा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? ये टिश्यूज जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड। ओके, इनके अंदर जब टाइटली पैक्ड है तो रेयर और नो इंटरसेलुलर स्पेस होगा, तो हम लिख सकते हैं ऑलमोस्ट विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस, ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस। ओके, और इस सीमेंटिंग यानी एक सेल को दूसरी सेल से ज्वाइन कराने का काम क्या करता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है इनके बीच। ठीक है, तो ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई। कोई भी चीज जब इससे अंदर इस एक ऑर्गन से या एक सेल से बाहर निकलेगी, ठीक है, किसी एक सिस्टम को छोड़ेगी, अंदर से बाहर आएगी या बाहर से अंदर जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए उसको एटलीस्ट एक एक सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल की क्रॉस करना होगा, तो ये एक बैरियर भी बनाता है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि ये परमिनिबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसी चीज को अंदर आने और जाने के लिए परमिशन देता है, परमिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो आपका एक पॉइंट ये हो जाएगा कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, या ऐसे हम लिख सकते हैं एनीथिंग एंट्रिंग और लिविंग द बॉडी must cross at least at least one layer of epithelial, one layer of epithelium, epithelium। ओके, तो परमेबिलिटी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी epithelial सेल परमेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक में एक पॉइंट ये आया, इसके एक पॉइंट हम क्या मेंशन करते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, यानी कौन से टाइप का इपिथेलियल टिश्यूज भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। जितने भी इपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो अपने बीनीथ जो भी उनके टिश्यूज आएंगे उसके पहले यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, सेपरेशन होता है, यानी इस टिश्यू के नीचे कोई भी दूसरा टिश्यू आएगा, ये हो गया आपका इपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद ये कोई भी दूसरा टिश्यू आएगा उसमें एक बैरियर का काम करता है बीच में आपका, यानी वहां पे सेपरेशन होता है। तो आपके एनसीईआरटी क्लाइम है कि रिगार्डलेस ऑफ द टाइप all epithelium is usually separate from underlying tissue by an extracellular basement membrane। ठीक है, कि रिगार्डलेस कि कौन सा वो आपका एपिथेलियल टिश्यू है, जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, जितनी भी एपिथेलियम सेल्स होती हैं, इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू, यानी उनके बीनीथ जो भी टिश्यूज हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से वो सेपरेटेड होते थे। एक्स्ट्रा सेलुलर बेसमेंट यानी सेल के बाहर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन किसको कहा जा रहा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये कौन क्या है, आपके नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नॉट नर्व सेल, थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, थिन लेयर कनेक्टिव टिश्यूज का प्रेजेंट होगा, थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये एक पॉइंट है अबाउट द इपिथेलियल टिश्यू। अब डिफरेंट इपिथेलियल अपने स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ epithelium they can perform a unique function। ठीक है, perform a unique function, यानी इनके स्ट्रक्चर के बेस पे इपिथेलियम अपनी स्ट्रक्चर के बेस पे
डिफरेंट एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करेगा कि उसकी स्ट्रक्चर कहाँ पे कैसा है, उस बेसिस पे वो उस स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो एक डिफरेंट फंक्शन, एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें रफली इस चीज को, तो आप ऐसे देखो कि जो इपिथेलियल सेल्स होती हैं, कहीं कहीं पे इनकी एक फ्लैट लेयर प्रेजेंट होती है, एक सिंगल फ्लैट लेयर। ठीक है, फ्लैट लेयर ऑफ इपिथेलियल सेल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे उस टाइम पे, स्क्वैमस इपिथेलियम सेल। स्क्वैमस इपिथेलियल सेल। ठीक है, एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर यही लेयर आपकी, ये सिंगल लेयर जो है अपने आप को रिपीटेशन में लेयर्स में रखते, इसकी कई लेयर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसा कि स्किन के केस में होता है, स्किन में कई लेयर्स होती हैं स्क्वैमस एपिथेलियम सेल की। तो उस टाइम पे इसी स्क्वैमस एपिथेलियल सेल को क्या कहा जाता है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। एग्जाम्पल आपका स्किन का हो जाएगा स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, कभी कभी ये स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स जो होती है लॉन्ग, लंबी लंबी अरेंज ऐसे हो जाती है। ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म में। तो उस टाइम पे इनको कहा जाता, इनका शेप कैसा है, एलोंगेटेड, यानी लंबा लंबा सा है, और आप कह सकते हो कि कॉलम लाइक है, कॉलम लाइक। ठीक है, उस टाइम पे इनको कहा जाता है ग्लैंड, नॉट ग्लैंडुलर, कॉलमनार इपिथेलियल सेल। कॉलम जैसी है, कॉलम लाइक, तो कॉलमनार इपिथेलियल सेल। ठीक है, कभी कभी ये एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं, अभी कॉलमनार एपिथेलियल सेल में एक चीज आप भी ये पढ़ोगे, कभी कभी इस कॉलमनार एपिथेलियल सेल में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि नेजल कैविटी में। तो वहां पे वहां पे इसको क्या बोलते हैं, नेजल कैविटीज में ये प्रेजेंट होते हैं आपके। तो सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम कह देते, क्योंकि इस पे सीलिया प्रेजेंट हो गया। और एग्जांपल कहाँ पे हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक में नेजल कैविटी के अंदर। तो ये कॉलम लाइक जब स्ट्रक्चर इस तरह का इलोंगेटेड होगी, यानी सेल लंबी लंबी सी होंगी, जिसे कहा जाता है कि कॉलम लाइक दिखेंगी। ठीक है, तो उस टाइम इसका नाम दे दिया गया कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स। टाइप किसका है, ये इपिथेलियल टिश्यू का ही टाइप है, इपिथेलियल सेल का ही टाइप है आपके। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल सेल, स्क्वैमस इपिथेलियल सेल। ठीक है, जब इसकी एक सिंगल लेयर प्रेजेंट हो, लाइक माउथ पे आपके जो माउथ होता है, या इसोफेगस की जो लाइनिंग्स होती हैं वहां पर, तो कहा जा रहा है सिंगल फ्लैट लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो हम इसे कहते हैं स्क्वैमस इपिथेलियल सेल। ठीक है, और जब इस कई लेयर्स में ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल कई लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड। एग्जांपल आपका स्किन का है। फर्दर एलोंगेटेड अगर हो जाती हैं, तो इनको कहा जाता है कॉलमनार एपिथेलियल सेल। और अगर इनके इसी कॉलमनार एपिथेलियल सेल में अगर सीलिया आ जाते हैं, यानी ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हर सेल पे प्रेजेंट होता है, तो इसको कहा जाता है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल, यानी आगे सीलिएटेड लग जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल कहाँ पे लेते हैं हमने, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, नेजल कैविटी में स्पेशली आप कह सकते हो। ठीक है, फर्दर कभी कभी ये क्यूब्स के फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं, क्यूब्स। यहाँ हमने फ्लैट बोला था, यहाँ क्या है, क्यूब्स के फॉर्म में, एक जैसे क्यूब्स के जैसे होंगे। ठीक, तो क्यूब लाइक, जब क्यूब लाइक होंगे तो हम इनको कहेंगे क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल। ठीक है, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल का एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, कि किडनी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स एग्जाम्पल हो जाएगा आपका किडनी ट्यूब्यूल्स में, या डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स।
कलर चेंज कर लेते हैं। डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए। अब वन बाय वन करके हर एपिथेलियल सेल को हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल फ्लैट काइंड। फर्स्ट हमारा हो जाएगा सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ epithelium is present in cells lining the blood vessels और lungs, alveoli, alveoli की जो lungs होती हैं। ठीक है, आप जब रिस्पायरेटरी ट्रैक पढ़ोगे तो उसमें देखोगे यहाँ फर्दर ब्रांचेस और होती हैं। ठीक है, ये होता है आपका ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, ब्रोंकस में डिवाइड होता है, देन एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड्स पर, इसको कहा जाता है एल्वियोलाई। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया। ये लंग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एल्वियोलाई है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि लाइनिंग द ब्लड वेसल्स और लंग्स ऑफ द एल्वियोलाई। इसके अलावा ईसोफेगस, द फूड पाइप एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ। यहाँ पे आपके सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होंगे ऑफ द माउथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टाइप इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल, epithelium। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। हीलियम। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमने पढ़ा कि पीछे हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा इसका एक इंट्रो लिया कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये आपके जो स्किन होती है, जहाँ पे वॉर्न और टॉन यानी टिश्यूज रिपेयरिंग भी होते हैं और ब्रेक भी होते हैं। ठीक है, वॉर्न एंड टॉन स्किन सेल्स में एग्जाम्पल लिया जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम यानी एक इसकी कई लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो सिंपल प्लांट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं, ये मेनी लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल आपके, ये आपके स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स थे। स्क्वैमस, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इनकी कई लेयर्स प्रेजेंट हो। ठीक है, ये इनकी कई लेयर्स, ये कई लेयर्स में प्रेजेंट होंगे। और एग्जाम्पल आपका हो जाएगा स्किन, आपकी जो स्किन होती है। ठीक है, द थर्ड वन इज कॉलमनार एपिथेलियम। जहां ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहां पे एब्सॉर्प्शन, वेयर एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन occurs। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा हो जाएगा दैट इज द सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये हमने बताया, डिस्कस किया कि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। ठीक है, presence of hair like structure in the presence
ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया, जिसे सीलिया कहा जाता है। ठीक है। हेल्प इन द इन क्लियरिंग द पैसेज ऑफ नेजल ट्रैक। और नेजल ट्रैक का ये पैसेज कैसे क्लियर करेंगे? बाय द देयर मूवमेंट, यानी ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है क्यूबॉइडल, ये आपके कोलमनार एपिथेलियल सेल पे। ठीक है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, इनमें मूवमेंट होता है। ठीक है। ये और ये मूवमेंट जो होता है, इस मूवमेंट के थ्रू ये म्यूकस म्यूकस जो होता है, म्यूकस चिपचिपा सा जो म्यूकस, दैट इज द कोई चिपचिपा सा कोई लिक्विड हो, दैट इज कॉल्ड द म्यूकस। इस म्यूकस को ये फॉरवर्ड बाहर की तरफ निकालते हैं और इस नेसल पैसेज को, इस नेजल ट्रैक को क्लियर करने का काम करते हैं ये सीलिया। ठीक है। तो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एग्जाम्पल आपका हो जाएगा रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या देखा जाता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर का क्या कहा गया? सीलिया। और इस सीलिया के नाम पे ही कोलमनार इपिथेलियल सेल को कहा गया सीलिएटेड कोलमनार इपिथेलियम, यानी लंबी लंबी ये सेल्स हैं, एलोंगेटेड सेल्स हैं कॉलम लाइक, और इन पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कहा जा रहा है सीलिया, जो कि हेल्प करते हैं म्यूकस को हटाने में रेस्पिरेटरी ट्रैक से या नेजल ट्रैक से। ठीक है। क्लियरेंस का काम करते हैं। द फिफ्थ वन इज The fifth one is cuboidal epithelial cell. Cuboidal epithelium cells, yes, epithelium उतना ही कहते हैं। तो cuboidal, that is the cube like। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगी? द लाइनिंग, हमने पीछे ये बताया कि लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, और और कहाँ होंगे ये? या एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। अब ये क्यूब लाइक होंगे यहाँ पर। ठीक है। क्यूब लाइक है। तो क्यूब लाइक यहाँ पे इनका फंक्शन क्या होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। तो आप इसका जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, ऑन द बेसिस कि एपिथेलियल सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन, वो एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट लेयर्स प्रेजेंट है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की, जैसा हमने, वो एक सेपरेशन का काम करता है, एक मीडियम को दूसरे मीडियम से अलग करने का काम करता है। और इसकी कई लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो हमने कहा उसी को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, जो कि आप स्किन सेल में देखोगे। इसकी कई लेयर प्रेजेंट होने का रीजन क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर वैसा है कि इसकी कई लेयर प्रेजेंट है। रीजन क्या होता है कि स्किन सेल जो होती हैं वो रिपेयर में बिछाती हैं, और ये वॉर्न भी होती हैं और टॉर्न भी होती हैं। ठीक है। डैमेज भी होती हैं और दोबारा रिपेयरिंग में जाती हैं, तो इनकी कई लेयर्स वहां प्रेजेंट होती हैं। इलोंगेटेड कॉलम लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉलमनार इपिथेलियल सेल। ये कहाँ प्रेजेंट है आपकी? कहा जा रहा है जहां पे आपका सिक्रीशन का या एब्जॉर्प्शन का काम होता है, जैसे ब्लड वेसल्स में। ठीक है। वहां पे ये प्रेजेंट है। तो यहाँ पर यह थिन या फ्लैट थिन, ये जो है, ये आप कहा जाता है कि लाइनिंग ऑफ द ब्लड सेल्स, यहाँ पे इजिली जो है गैसेस एक्सचेंज हो जाए, लाइक इन द केस ऑफ एल्वियोलाई। यहाँ पे ब्लड सेल्स होंगी, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, वहां पे आपकी फ्लैट इपिथेलियल सेल वहां भी प्रेजेंट होंगी। और कॉलमनार इपिथेलियल, जहाँ पे सिक्रीशन और एब्सॉर्प्शन हो, जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होती है वहां पर होता है। ठीक है। अब सिलिएटेड कोलमनार इपिथेलियल कहाँ पाए जा रहे हैं? कहा जा रहा है नेजल कैविटी के अंदर, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट है। ठीक है। क्यूब लाइक जो है इनका, क्यूब लाइक जब होते हैं तो ये किडनी ट्यूब्यूल्स में या डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। वहां इनका फंक्शन क्या होता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करते हैं। जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाते हैं, दैट इज द सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल सेल, तो सीलिया का फंक्शन क्या होता है? म्यूकस को हटाना नेजल कैविटी से। ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं।
तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर ये एक अपना यूनिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट टाइप के इपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस किया। कहा जाता है कभी कभी जो इपिथेलियल सेल्स होते हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं इसको, कि कभी कभी समटाइम्स, कभी कभी इपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं, इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं या टिश्यूज या सेल्स, ठीक है, ये इपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं ये अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाते हैं, ठीक है, और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं। ग्लैंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ये ग्लैंड जो होती और ये ग्लैंड जो होती है कुछ सब्सटेंस अपने सरफेस पे सिक्रीट, अब ग्लैंड है तो इसका काम होगा सिक्रीशन का, तो अपनी सरफेस पे सिक्रीशन का काम करती है अब इपिथेलियल सरफेस के ऊपर, ठीक है। उस टाइम पे इस इपिथेलियल टिश्यूज को क्या कहा जाता है, ग्लैंडुलर इपिथेलियल सेल, ग्लैंडुलर इपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। This is all about the epithelial tissue, the one type of tissues of animal tissues. Animal tissues का first type हमने starting में discuss किया कि एनिमल टिश्यूज जो हैं आपके मेजरली फोर टाइप्स के होते हैं, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। हमने फर्स्ट हेडिंग उठाई था इपिथेलियल टिश्यू, उसमें हमने फर्दर कैटेगराइज किया कि इपिथेलियल टिश्यू, पहले हमने फंक्शन समझा कि इपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, फर्दर हमने इसका कैटेगराइजेशन देखा कि अपनी स्ट्रक्चर की बेसिस पे इपिथेलियल सेल एक यूनिक फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है द कनेक्टिव टिश्यूज, जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कनेक्टिव, तो कनेक्टिव टिश्यू जो है, एक एग्जांपल दिया जाता है ब्लड। फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इज द ब्लड। तो ब्लड जो होता है बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट बॉडी सेल्स को कनेक्ट कराने का काम करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कनेक्शन का एक काम करते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम दिया गया कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा जो है कंटेन करता है हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, और ब्लड का जो कॉम्पोजिशन होता है हम उसमें पढ़ते हैं कि प्लाज्मा, प्लाज्मा के साथ साथ आरबीसी, प्लाज्मा के अंदर अपना क्या कॉम्पोजिशन, तो हार्मोन, प्रोटीन एंड साल्ट। इसके अलावा ब्लड का सेकंड पार्ट क्या हो गया आपका, ये ए पार्ट है प्लाज्मा, बी पार्ट आरबीसीज होते हैं, सस्पेंडेड आरबीसीज, WBCs होते हैं ब्लड के अंदर। और क्या प्रेजेंट होता है, द ब्लड प्लेटलेट्स, द ब्लड प्लेटलेट्स। तो इनसे ब्लड का कॉम्पोजिशन होता है। ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड जो होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक या डिफरेंट बॉडी सेल्स तक डाइजेस्टेड फूड को, गैसेस को, हॉर्मोन्स को पहुंचाता है, ठीक है, डिफरेंट बॉडी सेल्स तक डाइजेस्टेड फूड, गैसेस और हॉर्मोन्स को पहुंचाता है। एंड इन रिटर्न ये जो वेस्ट होता है हर सेल का, वेस्ट ऑफ द सेल जो है वो रिमूव करने का काम करता है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड का ये फंक्शन हो गया कि ब्लड का फंक्शन क्या है कि हर बॉडी सेल तक ये फूड को, गैसेस को, हॉर्मोन्स तक वो पहुंचाता है, और इन रिटर्न हर सेल से उनका वेस्ट लेता है और हर सेल का वेस्ट रिमूव करने का काम करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड एंड दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड, ठीक है। ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो सेकेंड टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज द, कोई रेस हम करते हैं यहाँ पे, and the second type of tissue
इज द बोन। बोन को भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। और अगर इसके मैट्रिक्स की बात करें, यानी जिस चीज से इनका कॉम्पोजिशन होता है, तो इनका कॉम्पोजिशन होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फोर्स, ठीक है। फॉस्फोरस एंड कैल्शियम से इनका कॉम्पोजिशन होता है। इनकी मैट्रिक्स जो होती इन हार्ड होती है, हार्ड होती है। जैसे ब्लड के बारे में हमने पढ़ा कि फ्लूइड मैट्रिक्स थी, बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो हार्ड होती है, ठीक है। बोन जो होती है आपकी बॉडी को या किसी भी एक एनिमल बॉडी को, बोन का काम क्या होता है, एक फ्रेमवर्क यानी फ्रेम प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। द फंक्शन इज द इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क, प्रोवाइड फ्रेमवर्क that supports the body, ठीक है, that supports the body। नेक्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा बोन का, कि ये मसल्स को एंकर करने का काम करती है। मसल्स इन पे एंकर होते हैं, लटके हुए होते हैं, ठीक है, हैंग होते हैं, एंकरेज का काम करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो गया, कि इट ऑल्सो एंकर द मसल्स, मसल्स एंड सपोर्ट, सपोर्ट करने का काम करते हैं मेन ऑर्गन्स का ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज को सपोर्ट से क्या मतलब है, कि आपका हार्ट जो है वो चेस्ट, चेस्ट जो है आपका चेस्ट कैविटी के अंदर क्लोज होता है। आपका जो ब्रेन है वो स्कल से क्लोज होता है, जो ब्रेन है आपका। तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट, एक तो मसल सेल को एंकरेज प्रोवाइड करते हैं, दूसरा सपोर्ट देते हैं मेन ऑर्गन्स को बॉडी के। फॉर एग्जाम्पल हार्ट है या ब्रेन है, जो हमारे जो भी जो ऐसे ऑर्गन है जो जिन्हें डैमेज होने से हमें बचाना है, जो अपना एक इम्पोर्टेंट फंक्शन, बॉडी के हर पार्ट ही इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इन टिश्यूज को मतलब प्रोटेक्शन के लिए इस पे एक कवर है बोन्स का, ठीक है। यहाँ कार्टिलेजेस का है, यहाँ किसका है, स्कल का, ब्रेन पे आपके। तो ये मेन ऑर्गन्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा, अगर इसके अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है बोन की, तो बोन जो होती है वो स्ट्रांग होती है, बहुत ही स्ट्रांग, इट इज वेरी स्ट्रांग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल, आप अगर चाहो कि इसको आप मोड़ दो तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है ये, ठीक है। दिस इज अबाउट द बोन्स, द सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारा है टेंडन्स। The third type of connective tissue is the tendons, and the fourth type is ligament। tendons and ligaments वर्ड हम यूज पढ़ते हैं, ठीक है, इनका नाम एक साथ लिया जाता है जनरली। तो कनेक्टिव टिश्यू में द थर्ड टाइप इज द टेंडन्स। टेंडन्स जो होते हैं ये आपके मसल को बोन से कनेक्ट कराते हैं, कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। वहीं पर जो आपके लीगामेंट्स होते हैं ये कनेक्ट करते हैं बोन्स से बोन्स को, कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स, ठीक है। इसके अलावा फर्दर इनके अंदर मैट्रिक्स जो होती है बहुत कम होती है, इनके अंदर लिगामेंट्स के अंदर हैविंग लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसके अलावा जो लिगामेंट्स होते हैं ये बहुत ही इलास्टिक होते हैं, और लेकिन इनकी लेंथ जो होती है कंसिडरेबल लेंथ होती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज वेरी इलास्टिक। इलास्टिसिटी यानी किसी चीज को आप खींच सको, इलास्टिक, एंड हैविंग कंसिडरेबल
स्ट्रेंथ। ओके। जो टेंडन्स होते हैं ये फाइब्रस होते हैं, फाइब्रस टिश्यूज हैं, फाइब्रस टिश्यूज। ये पॉइंट हम याद करेंगे। टेंडन्स जो हैं अच्छे से लर्न होना चाहिए कि टेंडन्स जो होते हैं मसल को बोन से कनेक्ट कराते हैं, और आपके लिगामेंट्स जो होते हैं बोन्स को बोन से कनेक्ट कराते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टेंडन्स जो होते हैं ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं विथ ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, इनके अंदर स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है, विथ ग्रेट स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इनमें बहुत कम होती, बट विथ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज अबाउट द टेंडन एंड द लिगामेंट। इसके पहले हमने बोन्स और ब्लड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द कार्टिलेज, कार्टिलेजेस। ठीक है, तो कार्टिलेजेस जो होते हैं ये भी एक कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ये बोन्स के जैसे हार्ड नहीं होते। ये आपके ईयर, जो ईयर होता है, ईयर रीजन वहां पे प्रेजेंट होता है, जो आपकी नोज होती है वहां प्रेजेंट होते हैं, या ट्रैकिया का जो रीजन होता है, ट्रैकिया एंड लायरिंग्स, कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो कॉम्पोजिशन होता है कार्टिलेजेस का, ये बने हुए होते हैं प्रोटीन्स प्लस शुगर के। ठीक है, ये प्रोटीन्स और शुगर का कॉम्पोजिशन, इनकी मैट्रिक्स जो होती है प्रोटीन और शुगर की होती है, और सॉलिड मैट्रिक्स होती है। द मैट्रिक्स इज सॉलिड, बट ये बोन्स के जैसे सॉलिड नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, पॉइंट पे हम यहाँ पे, अगर इनके फंक्शन की बात हम करें तो कार्टिलेजेस smoothen bone surface, smoothen the bone surface at joints। ठीक है, ये इनका फंक्शन हो गया। प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होती है, आपके ईयर पे, नोज पे। नोज आप देखो तो हार्ड रीजन है, बट ये एज इतना हार्ड नहीं होता जितना कि आपकी बोन्स होती हैं। तो ये सॉलिड होते हैं कार्टिलेजेस। अगर इनकी मैट्रिक्स की बात की जाए, बनी किससे होती है, प्रोटीन्स और शुगर की। और कार्टिलेजेस जो होते हैं बोन सरफेस को स्मूथन करने का काम करते हैं, जो कि जॉइंट्स पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारा है एरी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। पहले हम एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे डायग्राम है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू को फैट टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि ये फैट को स्टोरेज करते हैं। फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं, फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू। ठीक है, फैट का स्टोरेज होता है तो प्रेजेंट कहाँ पे हो जाती है, इनकी प्रेजेंस अगर हम देखें कहाँ पाए जाते हैं, तो बिटवीन स्किन एंड द, नॉट बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, ऑर्गन्स। ओके, इसके अलावा बिलो द स्किन। ओके, इनका काम, फंक्शन क्या होता है, ये जो होते हैं कुशन प्रोवाइड करते हैं, यानी एक इंसुलेटर का काम करते हैं। तो स्टोरेज ऑफ फैट्स, लेट इट एज एन इंसुलेटर। ठीक है, एक इंसुलेटर के जैसा ये फंक्शन करते हैं।
इन ये सेल्स जो होती हैं, ये फिल्ड होती हैं फ्लैट ग्लोब्यूल से। आप देखो फैट के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, तो टिश्यूज ऑफ दिस सेल आर फिल्ड विद द फ्लैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है। तो ये फ्लैट ग्लोब्यूल्स से जब टिश्यूज इनके फिल्ड होते हैं तो एक इंसुलेटर का काम करते हैं। ठीक है, एक्ट एज एन इंसुलेटर, यानी ठंड से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। Type of connective tissue is the areolar connective tissue. Okay, areolar connective tissue. ठीक है। एरिपोलर कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड मसल्स। स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। बोन मैरो जो होते हैं, द बोन मैरो इन द बोन मैरो। ठीक है। इनका काम क्या होता है, ये फिल करते हैं स्पेसेस ऑर्गन्स के अंदर, और इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करने का काम करते हैं और रिपेयरिंग का काम करते हैं, टिश्यूज के रिपेयरिंग का। तो हम क्या कह सकते हैं कि हेल्प इन द रिपेयर ऑफ टिश्यूज, पेयर ऑफ टिश्यूज। इसके अलावा हमने कहा कि ये इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर स्पेसेस जो होते हैं उनको फिल करते हैं और सपोर्ट का काम करते हैं, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं। तो फिल्स spaces inside the organ। ठीक है। और supports the internal organ, supports the internal organ। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियो। फंक्शन क्या है इनका, कि ये रिपेयर का काम में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गन्स होते हैं उनके इंटरनल, उन ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनको फिल करते हैं और इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड मसल्स के अलावा ब्लड वेसल्स के अराउंड, नर्व्स में, और इन द बोन मैरो। ये इनकी लोकेशंस के बारे में हो गया, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दिस इज अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पे हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, बोन के बारे में पढ़ा, टेंडन्स और लिगामेंट्स के बारे में पढ़ा, एरियोलर और एडिपोज टिश्यूज के बारे में पढ़ा। Our next type of tissue is the muscular tissue। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो आपके थ्री टाइप्स के, मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं थ्री टाइप्स के होते हैं। बिफोर दिस, जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज आपके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट जो आपकी बॉडी में हो रही है, जो भी मूवमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, वो मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द दिस मसल सेल्स और मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है। अब ये मस्कुलर टिश्यूज जो होती हैं कैसे मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन स्पेशल प्रोटीन जिसका नाम है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से जो मूवमेंट होता है मसल सेल के अंदर, मस्कुलर टिश्यूज में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये मूवमेंट होता है किसकी वजह से, ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिफ्लेक्स करती है और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। तो कौन सा टिश्यू आपका मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तरह का क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, तो आंसर हमारा होगा द मस्कुलर टिश्यू। फर्दर, मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स, उनकी लोकेशन के बेसिस पे वो कहाँ पाए जा रहे हैं। द फर्स्ट टाइप इज द स्केलेटल मसल टिश्यू। ठीक है, द फर्स्ट टाइप इज स्केलेटल, या जिसे आप वॉलेंट्री भी कहते हैं, वॉलेंट्री मसल मस्कुलर टिश्यू।
वॉलेंट्री। इसके अलावा इसको स्ट्रिएटेड भी कहते हैं। ठीक है, स्केलेटल, वॉलेंट्री या स्ट्रिएटेड। मेनली जो आपका ये वॉलेंट्री क्यों, क्योंकि इस मस्कुलर टिश्यू को आप अपने विल से, अपनी चाहत से इसमें मूवमेंट करा सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको इस मूवमेंट को रोक सकते हो, चाहो तो मूवमेंट कराओगे। तो यानी आपके विल पे डिपेंड होता है, आप अपने से जो चाहोगे इसको कर सकते हो। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री। स्केलेटल क्योंकि ये टिश्यू जो होता है ये मस्कुलर टिश्यू हमेशा बोन से अटैच्ड होता है, स्केलेटल से। ठीक है, स्केलेटल से अटैच्ड होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्केलेटल टिश्यू भी इनको दिया जाता है। स्ट्रिएटेड क्यों कहा जाता है, बिकॉज जब इसको आप इस टिश्यू को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो इनके अंदर डार्क और लाइट बैंड्स देखे जाते हैं। डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनको स्ट्रिएटेड भी कहा जाता है। तो तीनों नाम देने का रीजन क्या है? फर्स्ट स्केलेटल मसल, बिकॉज क्योंकि ये टिश्यूज जो होते हैं, ये मस्कुलर टिश्यूज हमेशा स्केलेटल से अटैच्ड होंगे, उस रीजन में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो भी आपके लिम्स होते हैं, बाइसेप और जो ट्राइसेप्स होती है, उस रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनका फर्दर अगर आप ये मल्टी न्यूक्लिएट, अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट और अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच मल्टी न्यूक्लियर यानी मेनी न्यूक्लियस, इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, जैसा यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। अनब्रांच्ड होते हैं यानी इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ऐसे कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनब्रांच्ड। दिस इज अबाउट द वॉलेंट्री स्केलेटल या स्ट्रिएटेड मसल। ठीक है, दूसरा टाइप का हमारा मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, द सेकेंड टाइप इज, 1 मिनट, द सेकेंड टाइप इज, एक वॉलेंट्री हो गया, दूसरा आपका इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यू, या इसको स्मूथ मस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, स्मूथ या स्ट्रिएटेड, नॉट स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड। ओके, स्ट्रिएटेड हमने पढ़ा पीछे, ये स्ट्रिएटेड क्यों बोलते हैं, क्या रीजन था। अब हम पढ़ रहे हैं कि इनवॉलेंट्री, स्मूथ एंड अनस्ट्री अनस्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। इनवॉलेंट्री क्यों, क्योंकि ये आपके विल्स के अकॉर्डिंग ये टिश्यूज मूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल द मसल्स ऑफ द आयरिस, आपकी आयरिस की जो मसल्स होती हैं, या यूरेटर्स की जो मसल्स होती हैं, या ईसोफेगस, जहां पे आपका फूड जो है फूड पाइप से नीचे की तरफ, अगर आप चाहो कि इस फूड को रोक लो तो उस चीज पे आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे हैं, ये मस्कुलर टिश्यूज वहां प्रेजेंट है जहां पे आप अपनी विल के अकॉर्डिंग इस काम को रोक नहीं सकते हो। ठीक है, तो मसल्स ऑफ द आयरिस, यूरेटर, ईसोफेगस, ये सारी जो है ये आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे इनवॉलेंट्री मस्कुलर टिश्यूज के, ये इन इन रीजन्स में ये प्रेजेंट है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो भी फंक्शन, अगर आप चाहो कि मैंने जो फूड खाया उसको मैं रोक लूँ, उसका डाइजेशन रोक लूँ, वो चीज अपनी चाहत से आप नहीं कर सकते हो। तो जो मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल भी यहाँ डाल सकते हो आप। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री, नॉट ओनली इसोफेगस, मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ पे पेरिस्टाल्टिक होल एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उसको आप अपनी चाहत से रोक नहीं सकते हो। या ब्लड वेसल्स जो होते हैं, इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है, ब्लड का फ्लो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक हो रहा है, वो चीज आप रोक नहीं सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस है। तो ये मसल्स जो होंगे आपके इन रीजन्स में प्रेजेंट होंगे, आयरस पे, यूरेटर में, या आप मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इन मूवमेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, या कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन रिफ्लेक्शन होता है, ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। ये प्रेजेंट कहाँ पे है, आइरिस जो है, यूरेटर की जो वॉल्स है यहाँ पर प्रेजेंट है, जो एलिमेंट्री कैनाल है इनकी वॉल्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे प्रेजेंट है। ये मसल्स वहां प्रेजेंट है जहाँ पे आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जिसे आप चाह के रोक नहीं सकते।
स्मूथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी बोन से अटैच नहीं होते। ठीक है, स्मूथ सेल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्टमक है, जो आपका स्टमक है, ये स्मूथ सेल से बना हुआ है। अनस्ट्रिएटेड क्यों कहते हैं? जब इनके माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है, इनमें कोई डार्क और लाइट बैंड्स, ऐसे कोई बैंड्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ये अनस्ट्रिएटेड है। ठीक है। फर्दर, अब अगर इनका डायग्राम जानना हो कि हमें ये डायग्राम देखने में कैसे होते हैं, जैसे हमने पीछे बात की कि आपके जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, डार्क लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो आपके इनवॉल्यूंटरी स्मूथ या स्ट्रिएटेड मसल्स होते हैं, कहा जाता है ये पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल शेप, या इसको कह सकते हो कि स्पिंडल शेप के होते हैं। स्पिंडल शेप होता है इनका, सिंगल सेल। ठीक है, और ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी एक सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। पॉइंटेड एट बोथ एंड, यानी स्पिंडल शेप अगर आप दे दोगे तो स्पिंडल शेप मतलब ये होता है कि ये पॉइंटेड होंगे अपने दोनों एंड से। ठीक है, तो पॉइंटेड स्पिंडल शेप होते हैं, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है। द थर्ड टाइप ऑफ द थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज द कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। तो दैट हम इसको क्लियर करते हैं। The third type is cardiac muscles। ठीक है, कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये आपके हार्ट रीजन में प्रेजेंट होंगे, ओनली इन द हार्ट रीजन। हार्ट में एग्जाम्पल की कहाँ आ जाएगा आपका? हार्ट। ये अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक जाननी होगी कार्डियक मसल्स कैसी होती हैं, तो ये सिलेंड्रिकल होती हैं, सिलेंड्रिकल। इसके अलावा ये ब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, और यूनी न्यूक्लिएट होती है। ये कार्डियक जो मसल्स होती हैं, ये हार्ट के अंदर जो रिदमिक कंट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है, जो कि जब तक एक पर्सन सरवाइव करेगा उसकी लाइफ है, उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है द कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये प्रेजेंट कहाँ होंगी? आपके हार्ट में, द हार्ट रीजन। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये सिलेंड्रिकल है, ब्रांच होती है और यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। दिस इज अबाउट द मस्कुलर टिश्यू, द थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू। द फोर्थ टाइप ऑफ द एनिमल टिश्यू इज द नर्वस टिश्यू। अब नर्वस टिश्यू क्या होता है? जितने भी आपकी बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर की एबिलिटी होती है कि वो किसी बाहर का जो भी स्टिमुलस आया, यानी कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने मारा, आपने उस चीज को एहसास किया, जो मारना, किसी ने आपको एक थप्पड़ लगाया, फॉर एग्जाम्पल थप्पड़ क्या था? वो स्टिमुलस था जिसकी वजह से आपने रिस्पॉन्स किया है। हो सकता है आप शॉक हो जाओ कि मुझे क्यों मारा, तो वो आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा, आपका शॉक हो जाना। या आपका रिस्पॉन्स ये हो सकता है किसी ने थप्पड़ आपके फेस पे मारा तो आपने अपने फेस पे हाथ रखा जैसे ही किसी ने मारा, तो आपका रिस्पॉन्स हो गया कि आपने उस थप्पड़ का रिस्पॉन्स क्या दिया। या तो आप पलट के मार सकते हो, आपका रिस्पॉन्स ये भी हो सकता है। तो स्टिमुलस क्या था? थप्पड़। रिस्पॉन्स क्या हो रहा है? क्या तो शॉक हो जाओगे, और तो अपना हाथ आप अपने फेस पे रखते हो, तो ये रिस्पॉन्स हो गया। तो जितनी भी बॉडी सेल्स होती हैं वो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी हर बॉडी पार्ट जितनी सेल्स होती हैं सभी रिस्पॉन्स देती हैं स्टिमुलस का। यानी कोई भी बाहर से कोई चीज आई, अगर रिएक्ट करेगी आपकी बॉडी पर, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देते हैं वो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं, जो ब्रेन्स होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस टिश्यूज जो होते हैं, नर्व सेल्स यहाँ प्रेजेंट होंगी आप। ठीक है, ये पार्ट आपका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स करेगा स्टिमुलस का। लेकिन नर्वस, तो बॉडी पार्ट, सारे बॉडी पार्ट्स आपके स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन नर्वस टिश्यू जो होते हैं हाईली हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, तो एक नर्वस टिश्यू जो होता है किस चीज का बना होता है? न्यूरॉन्स का। नर्वस टिश्यू में जो सेल्स होती हैं उनका, नर्वस टिश्यू के यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स। ठीक है,
न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन का अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो न्यूरॉन्स जो होता है उसके थ्री पार्ट्स हम पढ़ेंगे। एक होता है डेंड्राइट्स, जहां से ये मैसेज को रिसीव करता है, यानी यहाँ पे मैसेज आया, इस मैसेज को इसने डेंड्राइट्स के थ्रू ये मैसेज रिसीव होगा। ठीक है, डेंड्राइट्स का काम होता है मैसेज को रिसीव करना। अब इस मैसेज को डेंड्राइट्स ले जाता है सेल बॉडी के अंदर, इस पार्ट को, जिसे कहा जाता है साइटोन या सोमा। ठीक है, तो सोमा के अंदर सेल बॉडी में क्या देखा जा रहा है, एक न्यूक्लियस है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, सेल बॉडी का अपना एक न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ये मैसेज कहाँ आया, सेल बॉडी में आया। सेल बॉडी से ये मैसेज आगे ट्रांसमिट कर दिया गया एक्सॉन, एक्सॉन में। तो थर्ड पार्ट जो होता है न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स जो है नर्वस टिश्यू की आप कह सकते हो यूनिट है, सिंगल सेल नर्वस टिश्यू की कहलाती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के पार्ट है डेंड्राइट, साइटोन एंड द एक्सॉन। अब इस एक्सॉन के थ्रू ये मैसेज ट्रांस आगे की तरफ बढ़ता है, और जो नर्व एंडिंग्स होती है, एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं इनको, इनके थ्रू ये मैसेज अब दूसरे, यहाँ पे आपका दूसरा टिश्यू प्रेजेंट होगा, दूसरा नर्वस दैट इज न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके डेंड्राइट्स के थ्रू ये मैसेज जो है इसको दे दिया जाएगा। तो जो मैसेज यहाँ से ट्रेवल कर रहा है वो पहले डेंड्राइट्स में आ रहा है, देन सेल बॉडी में, देन एक्सॉन में, फिर नर्व एंडिंग के थ्रू दूसरे आके न्यूरॉन को दिया जा रहा है। तो जो मैसेज ट्रैवल कर रहा है, इस जो मैसेज को कहा जाता है नर्व इम्पल्स। ठीक है, नर्व इम्पल्स के फॉर्म में ये आपका मैसेज जो है इस न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यानी एक प्लेस से दूसरी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व इम्पल्स। और आपके जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द, इसके अलावा जितने भी नर्व सेल्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जितने भी नर्व्स हैं। ठीक है, और नर्व सेल्स की जो नर्वस टिश्यूज होते हैं उनकी यूनिट क्या होती है, उनकी सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन किन चीजों से कंपोज होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहा है एक न्यूरॉन से, इसको कहते हैं नर्व इम्पल्स। ठीक है, दिस इज अबाउट द एनिमल टिश्यू। दिस इज, ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। लास्ट चैप्टर में हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एनिमल टिश्यूज को। आई विश कोई